दोस्तों, मेरा नाम आसिम है और आप मुझे सुन रहे हैं AQ इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए बनाई गई है जो हेल्पिंग वर्ब्स को, तमाम के तमाम हेल्पिंग वर्ब्स को चंद मिनटों में सीखना चाहते हैं या फिर रिवाइज करना चाहते हैं। जी, तो इस वीडियो में हम करने कुछ यूँ वाले हैं कि तमाम हेल्पिंग वर्ब्स को छोटे छोटे सेंटेंसेस में यूज करके उनकी प्रैक्टिस करेंगे और पूरी तरह से इस वीडियो को कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिस बेस्ड बना देंगे। दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब्स इंग्लिश के सेंटेंसेस का दिल होते हैं, तो आइए इंग्लिश के दिल को समझना शुरू करते हैं। हमारे साथ यूं ही बासानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप कोई भी अहम इंग्लिश लर्निंग का लेसन मिस ना कर बैठें। ऑलराइट एवरीबॉडी, लेट्स गेट गोइंग। दोस्तों, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स को समझते हैं कि ये क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स का एक और नाम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी है। याद रख लीजिए, इनकी सेंटेंस में आमतौर पर जगह होती है सब्जेक्ट के फौरन बाद और ये हेल्प करते हैं मेन वर्ब्स को। इनके बारे में हमें बताते हैं कि ये वाले जो काम हैं ये किस दौर में, किस टाइम में हो रहे हैं और इनको करने वाले सब्जेक्ट्स कौन हैं। एक सब्जेक्ट है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन देती है मजीद काम के होने के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिकली हेल्प कर रही होती है ओवरऑल मेन वर्ब को। तो ओवरऑल ये तमाम टेंसेस के अलग अलग हैं, यानी जो मेन 3 टेंसेस हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इनके तमाम हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे इज, एम, आर प्रेजेंट में ही आता है, ठीक है। वाज, वर पास्ट में ही आता है, ओके। और कुछ ऐसे भी हैं जो तमाम टेंसेस में यूज होते हैं, जैसे कि बीन। तो चलिए दोस्तों, तमाम हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में वन बाय वन सीखना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले है इज। इज का आम तौर पर मतलब समझा जाता है यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनके आखिर में है आता है, वहां पर इज का यूज होगा, ठीक है। जैसे वो जा रहा है, वो एक डॉक्टर है। अब दोनों अलग अलग तरह के सेंटेंसेस हैं। वो एक डॉक्टर है, यहां पर बात हो रही है होने की, जबकि वो जा रहा है, यहां पर बात हो रही है एक्शन की। तो अगर हमें किसी के कुछ होने के बारे में या किसी हालत में होने के बारे में बताना हो तो हम इज, एम, आर का यूज करते हैं, लेकिन तब इसका जो यूज है वो हम करते हैं टू बी वर्ब के तौर पर, ठीक है। टू बी यानी होना। जैसे आई एम बिजी, आई एम अ टीचर, ही इज माई ब्रदर, ओके। तो यहां पर ही इज बिजी, तो यहां पर रिलेशनशिप होने की, मसरूफ होने की यानी हालत होने की, ओके, या प्रोफेशन होने की यानी कुछ होने की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर करने की बात नहीं हो रही। याद रखें, यहां पर मेकिंग, आप जब मेकिंग की बात करेंगे नहीं बनाना, तो आपके माइंड में, आपकी आंखों के सामने आएगा कि वो ब्रेकफास्ट बना रही है, वो कुछ करती आपको दिखाई देगी। रन एक्शन आपको यहां पर होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो करना और होना, इन दोनों में डिफरेंस है, राइट। तो इज के 2 तरह से यूजेस हैं, जब टू बी हो और जब ये हेल्पिंग वर्ब हो। ऑलराइट, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम इसको सीख रहे हैं। वो ब्रेकफास्ट बना रही है, शी इज मेकिंग ब्रेकफास्ट, शी इज मेकिंग ब्रेकफास्ट। आसिम तेजी से भाग रहा है, आसिम इज रनिंग फास्ट, आसिम इज रनिंग फास्ट। हिना इटली जा रही है, हिना इज गोइंग टू इटली, हिना इज गोइंग टू इटली। और अगर ये सब काम नहीं हो रहे तो isn't क्या कहेंगे? isn't, she isn't making breakfast, Asim isn't running fast, Hina isn't going to Italy। और अगर हमें यहीं पर सवाल पूछने हो तो क्या कहेंगे? Is she making breakfast? Is शुरू में आ जाएगा। Is she making breakfast? Is Asim running fast? Is Hina going to Italy? ठीक है, तो यहां पर हमने सवाल पूछना भी सीख लिया। इज हेल्पिंग वर्ब की प्रैक्टिस हो गई। ये बेसिकली आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज को यूज करना सीख लिया। आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही एम को यूज करना सीखते हैं। बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम है,
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रख लें कि एम को आप सिर्फ और सिर्फ आई के लिए यानी मैं के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मैं अगले महीने एक फोन खरीद रहा हूं। आई एम बाइंग अनदर फोन नेक्स्ट मंथ। आई एम बाइंग अनदर फोन नेक्स्ट मंथ। मैं अभी रात का खाना खा रहा हूं। आई एम हैविंग डिनर नाउ। आई एम हैविंग डिनर नाउ। मैं ये काम 1 साल से कर रहा हूं। I am doing this job for a year. I am doing this job for a year. और अगर कहना हो कि नहीं कर रहा हूं तो I am not. I am not buying another phone. I am not having dinner now. I am not doing this job for a year. या simply I am not doing this job. Okay? और अगर खुद से ही सवाल करना हो तो क्या कहेंगे? Am I? Am I? Am I? ठीक है? Am I doing this job? Alright? Am I having dinner? Okay. Continue करते हैं. Are. Are, you और जितने भी प्लूरल हैं सबके साथ हम are का यूज करेंगे, ठीक है। are भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही हम यूज करेंगे, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये यूज होगा you और जितने भी प्लूरल्स हैं उन सब के साथ, ठीक है। ओके। They are planning to go to Hunza. वो हुंजा जाने का मंसूबा बना रहे हैं। या अगर हमें कहना हो they are going to Hunza, वो हुंजा जा रहे हैं यानी ज्यादा लोग हैं, ठीक है। you या जो ज्यादा लोग हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग, उन सब के लिए हम क्या लगाएंगे? are. Alright. और अगर हमें कहना हो कि नहीं कर रहे, कोई ज्यादा लोग हैं जो कोई काम नहीं करे, तो they are not. They are not. और are not को शॉर्ट करके हम क्या कहते हैं? aren't. क्या कहेंगे? aren't. ये कॉन्ट्रैक्शन है, तो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए हम क्या कहेंगे? They aren't planning to go anywhere. वो कहीं भी जाने का मंसूबा नहीं बना रहे। They aren't planning to go anywhere. वो कहीं भी जाने का मंसूबा नहीं बना रहे। You aren't speaking the truth. You aren't speaking the truth. गौर कीजिए और साथ साथ इन सेंटेंसेस को बोलिए ताकि आपकी बोलने की प्रैक्टिस हो। ओके, कोशिश करें अगर आप इससे मिलते जुलते सेंटेंसेस खुद बनाएं तो और ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। You aren't making us fool. You aren't making us fool. आप हमें बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। दोस्तों, ये जो वर्ब बी है इसका ताल्लुक फ्यूचर टेंस से है। आमतौर पर इसका यूज होता है विल बी के तौर पर, ठीक है। विल बी, जैसे ही विल बी बिजी, बहुत ज्यादा आमतौर पर यूज होने वाला सेंटेंस है। ही विल बी बिजी, वो मसरूफ होगा। तो होगा, ये जो होगा वाले, होगा या रहा होगा, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनमें विल बी का यूज होता है, ठीक है। समटाइम्स इसके दरमियान में भी वर्ड्स आते हैं, जैसे विल यू बी बिजी, क्या आप मसरूफ होंगे। विल यू बी गोइंग, क्या आप जा रहे होंगे। ही विल बी प्लीज्ड, वो खुश हो जाएगा या वो खुश होगा। यू विल बी पनिश्ड, तो ये आईएनजी वाली वर्ब्स के साथ भी बी यूज होता है, विल बी, और ईडी वाली जो वर्ब्स हैं उनके साथ भी यूज होता है, ठीक है। यू विल बी पनिश्ड फॉर दिस एक्ट। दोस्तों, वर्ब बी इन परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी और सिंपल वाले परफेक्ट में भी। सेंटेंसेस देख लेते हैं। मैं 1 घंटे से घूम रहा हूं। I have been wandering for an hour. I have been wandering for an hour. जंग कुछ अरसा शदीद रही। The battle had been intense for some time. The battle had been intense for some time. तो अगर कोई काम रहा या होता रहा तो उस सूरत में आप बीन वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। वो काफी अरसे से दूर हैं। They have been away for a long time. They have been away for a long time. तो been का मतलब होना ही है, एक लंबे अरसे के लिए होना, ओके। तभी ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इनमें आता है, क्योंकि यहाँ पर काम होता आपको एक लंबे टाइम के लिए पता चलता है, ठीक है।
4 घंटे के लिए, ठीक है, कई सालों के लिए, राइट, या फिर एक लंबे अरसे के लिए। तो यहाँ पर चूँकि आपको लगातार काम होता हुआ पता चलता है, तभी आप यहाँ पर बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है वर्ब वाज। दोस्तों, जैसे हमारे पास इज एम आर के 2 कॉन्सेप्ट थे, यानी वो 2 तरह से यूज़ हो रहा था, एक टू बी के तौर पर जिसमें हम होने की बात कर रहे थे, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जिसमें कोई एक्शन हो रहा था। बिल्कुल वैसे ही वाज का यूज़ है। वाज को यूज़ करते हुए यहाँ पर देखें, शी वॉज गिवन अ रिवॉर्ड या शी वॉज बिजी। ओके, शी वॉज बिजी, शी वॉज अ गुड एक्टर। ओके, शी वॉज अ गुड एक्टर। तो आप किसी के कुछ होने की बात कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से भी आप वाज का यूज करते हैं। और दूसरी चीज, वाज कंटिन्यूअस, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें भी यूज होता है। शी वॉज गोइंग टू मार्केट। ओके, शी वॉज गोइंग टू मार्केट। शी वॉज वॉशिंग हर फेस। शी वॉज वॉशिंग हर फेस। इसी तरह से आई वॉज रिकॉर्डिंग अ वीडियो। आई वॉज रिकॉर्डिंग अ वीडियो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो वाज के इस तरह से 2 यूजेस हैं। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट वर्ड के लिए भी है। जैसे देखें, वी वर गोइंग टू द मार्केट, हम मार्केट जा रहे थे। आई डोंट नो वेयर दे वर प्लानिंग टू गो, दे वर प्लानिंग टू गो। वो कहाँ जा रहे थे, यानी कि कहाँ जाने का प्लान बना रहे थे, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। द किड्स वर सिटिंग इन देयर रूम, बच्चे अपने रूम में बैठे थे। दोस्तों, सिंपल हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। अब बात करते हैं ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स की जो परफेक्ट टेंसेस में यूज होते हैं, जिनमें सबसे पहले आ जाता है हैज़, फिर हैव और फिर हैड। हैज़ और हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में यूज होते हैं, ठीक है, और जो हैड है ये पास्ट परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है। अब देखते हैं कि कोई भी ऐसा काम जिसमें उर्दू में हम देखते हैं कि काम कर लिया हो, काम कर चुका हो, यानी काम के कंप्लीशन की बात हो रही है, किसी भी एक्शन के मुकम्मल होने की बात हो रही है, तो तब हम क्या यूज करेंगे, हैज, और इसके साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, अब देखें कुछ सेंटेंसेस। किसने कोलंबो का सफर किया है? Who has traveled? Who has traveled? Has और तीसरी फॉर्म वर्ब की, travel फर्स्ट है और traveled थर्ड है। Who has traveled to Colombo? उनके दादा की उम्र 70 साल से ज्यादा है, यानी वो 70 साल से ज्यादा जिंदगी गुजार चुके हैं, रह चुके हैं। His grandfather has lived more than 70 years. His grandfather has lived. उसने अपना इनाम हासिल कर लिया है। He has received. He has received. जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा तो मैं कहूंगा I have recorded. Have recorded. और अगर मुझे किसी लड़की के बारे में कहना हो कि उसने रिकॉर्डिंग कर ली है, तो she has completed the recording. ठीक है, she has completed the recording. Okay. Have और has, दोस्तों इनका थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट समझ लें कि किन लोगों के साथ हैज आएगा और किन के साथ हैव। I और you, इनके अलावा जितने भी दुनिया में सिंगुलर हैं सबके साथ हैज आएगा, और I और you को शामिल करके बाकी दुनिया में जितने भी प्लूरल्स हैं सबके साथ हैव आएगा, ठीक है। ओके, सेंटेंसेस हैं, मैंने उसे खत लिखा है। I have written a letter to him. I have written a letter to him. मुझे पार्टी का इंतज़ाम करना चाहिए था। I should have arranged the party. I should have arranged the party. तो करना चाहिए था, इसके लिए क्या यूज होता है, should have, ठीक है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। You have done very well. You have done very well. अगर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो have not, जिसको शॉर्ट करके कॉन्ट्रैक्शन बनाकर haven't कह देंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, haven't. Okay, I haven't written a letter to him. Okay, I haven't written a letter to him. और hasn't, यानी अगर has के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो नहीं वाले तो
हम कहेंगे hasn't यानी has not. Okay, let's continue with had. दोस्तों past perfect में अगर हमें सेंटेंसेस बनाने हैं यानी पास्ट में किसी स्पेसिफिक काम होने से पहले कोई और काम हो चुका था तो तब हम had का यूज़ करते हैं और इसके साथ भी हम वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे वो अपना काम कर चुका था। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचें, आप वीडियो प्ले करने से पहले कौन सा काम ऐसा था जो आप कंप्लीट कर चुके थे, या आपके आसपास के कोई बंदा हो जिसने कोई काम कंप्लीट कर लिया हो आपके वीडियो देखने से पहले। जैसे आपने किसी को वाईफाई कनेक्ट करके दे दिया हो, ओके, या आप ये कह सकते हैं कि मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया था वीडियो देखने से पहले। I had completed my homework, ठीक है। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं, राइट। यानी पास्ट में एक स्पेसिफिक काम शुरू होने से पहले कोई काम का मुकम्मल होना, तो आप had का यूज़ करके उसके मुकम्मल होने को बता सकते हैं, ठीक है। अभी आप प्रेजेंट में बता रहे हैं वो बात। उसने पहले ही एक बच्चा गोद लिया था। He had adopted a child already. He had adopted a child already. वो दरख्त पर चढ़ चुका था। इससे पहले कि मैं उसके अब्बू को बुलाता, वो दरख्त पर चढ़ चुका था। He had climbed the tree. He had climbed the tree. All right. दोस्तों do को आप या तो not के साथ यूज़ करते हैं, जैसे I do not agree, ठीक है, या फिर आप सेंटेंस के शुरू में यूज़ करते हैं क्वेश्चन करने के लिए, do you agree, ओके। या फिर आप इसको ऐसे भी यूज़ करते हैं जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया है, I do agree with you, यानी जोर देने के लिए, किसी बात पर जोर देने के लिए भी आप इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। I do agree with you, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, ऑलराइट। किसी बात पर ताकीद करने के लिए, जोर देने के लिए। दोस्तों डू का ये जो जोर देने वाला यूज़ है, इसको थोड़ा सा मज़ीद अच्छी तरह से समझते हैं। मिसाल आपके सामने है, कोई आपसे कहता है कि तुम मुझसे पसंद नहीं करते, मुझे नहीं लगता तुम मुझसे पसंद करते हो, तो आप जवाब देते हैं I do like her। एक होता है कि I like her, ठीक है। फिर दूसरा क्या पॉइंट है, सेंटेंस है I do like her, मैं उसे पसंद करता हूँ। ये जो ज़्यादा जोर देने वाली बात है ना, ये इससे होगी, I do like her, ठीक है। ओके, क्या आपको मदद चाहिए? Do you need help? Do you need help? No, I don't need help. तो do not बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। क्या आप इस बारे में जानते हैं? Do you know that? Do you know that? Does भी बिल्कुल do के जैसा है, लेकिन ये सब्जेक्ट्स के लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट है कि किन के साथ ये यूज़ होगा। ओके, do तो सभी के साथ यूज़ होगा, जितने भी प्लूरल्स हैं आई के साथ भी यूज़ होगा, डू यू के साथ भी यूज़ होगा, राइट। लेकिन डज सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हैं, ऐसे लोग जो गायब हैं और वो वाहिद हैं, ठीक है। एक बंदा और वो गायब है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भाई हो, कज़न हो, ठीक है, आपका उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप हो, एक बंदा है या एक चीज़ है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसके साथ आप डज का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? What does he need? एक लड़की है, What does she need? Okay, what does nurse need? All right, तो एक लड़की है जिसके बारे में बात हो रही है, तो डज आएगा, all right। यहाँ पर तमाम तकरीबात का इंतज़ाम वो करता है। He does manage all the events. He does manage all the events. यहाँ पर he does manage, इससे क्या वाज़ेह होता है कि वही जिम्मेदार है सब कुछ का। फॉर एग्ज़ाम्पल बात हो रही है कि हम उसकी छुट्टी करवा देते हैं, ठीक है, उसकी तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, उसे भेज देते हैं यहाँ से। तो एक बंदा बोलता है he does manage all the events, हम क्या करेंगे अगर वो चला जाएगा तो, ओके। वो उसे कैसे इस्तेमाल करता है? How does he use it? How does he use it? तो यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए does का यूज़ कर रहे हैं हम, ओके। अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप सिंपली इस तरह के और सेंटेंसेस बनाएं। डिड का इस्तेमाल भी बिल्कुल डू और डज के जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये पास्ट के लिए यूज़ होगा। सिंपली
पास्ट के लिए यूज होगा और सब सब्जेक्ट्स के साथ सिर्फ और सिर्फ डिड का यूज ही होगा। यहाँ पर डू और डज का डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ जैसे यूज हो रहा था वो वाला केस यहाँ पर नहीं है। ये खाना किसने बनाया? Who did make this food? फॉर एग्जाम्पल, खाना अच्छा नहीं बना हुआ तो सवाल कर सकते हैं Who did make this food? थोड़ा सा अजीब तरह से आप कह सकते हैं। और अगर खाना अच्छा बना, Who did make this food? आपके एक्सप्रेशन सब कुछ बताते हैं दोस्तों, ठीक है। उसने आज क्या पकाया? What did she bake today? What did she bake today? घोड़ा आज तेज नहीं भागा। The horse did not run fast today. The horse did not run fast today. दोस्तों, could को मॉडल वर्ब्स के तौर पर भी यूज किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर भी। अब यहाँ पर हम इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज कर रहे हैं, तो इससे हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, यानी could को रिक्वेस्ट के लिए हम यूज नहीं करेंगे। सिंपली हम इसको यूज करेंगे ये जो दूसरे वर्ब्स हैं इनको असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, राइट? ओके, काश मैं गाना गा सकता। आई विश आई कुड सिंग। ये इसके लिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। काश तुम सुन सकते। आई विश यू कुड हियर। कुड हियर, ठीक है, तो इसको हेल्प कर रहा है ये। वो उसे कैसे इल्जाम दे सकता था? हाउ कुड ही ब्लेम हर। हाउ कुड ही ब्लेम हर। इसी तरह से कैन का यूज है। कैन भी मॉडल वर्ब के तौर पर भी यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी। यहां पर हम कैन को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करेंगे। शी कैन नेम ऑल द कमिटी मेंबर्स। वो कमेटी के तमाम अरकान का नाम ले सकती है। आई कैन टेक गुड केयर ऑफ हर। कैन टेक, ओके। आप अपनी किस्मत पर यकीन कर सकते हैं। यू कैन बिलीव योर वर्क। यू कैन बिलीव, ओके। मे का यूज हम करते हैं किसी चीज की इजाजत लेने के लिए या फिर किसी चीज के चांस होने के लिए, यानी शायद ऐसा हो जाए तो तब भी मे का यूज हो सकता है, या फिर किसी चीज की इजाजत लेने के लिए भी हो सकता है। क्या मैं उस वक्त तक यहां रह सकता हूं? मे आई स्टे हियर अंटिल देन। शायद मैं एक दिन पहले निकलूं। देखें, चांस की बात हो रही है। आई मे लीव अ डे बिफोर। आई मे लीव अ डे बिफोर। तुम्हें ये पसंद आएगा, यानी चांस की बात हो रही है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें पसंद आएगा। यू मे लाइक इट। यू मे लाइक इट। माइट, माइट मे जैसा ही है, लेकिन इसके जो चांसेस हैं होने के वो बहुत कम होते हैं। मे के अगर 90% है तो माइट के 30 to 40% ओनली, ठीक है। शायद मैं अगले पीर को ट्रिप पर जाऊं। आई माइट गो ऑन ट्रिप नेक्स्ट वीक। तो जब कोई ये बात करे तो समझ लें कि चांसेस बहुत कम हैं, 30-40% हैं, ठीक है। शाम को बारिश हो सकती है। इट माइट रेन इन द इवनिंग। शायद मैं रात के खाने में चिकन खाऊं। आई माइट ईट चिकन फॉर डिनर। विल का यूज हम तब करेंगे जब फ्यूचर में किसी काम के करने की बात हो रही हो, कि ऐसा करूंगा, वादा हो रहा हो, कमिटमेंट हो रही हो, या फिर सिंपली कहा जा रहा हो कि ऐसा मुस्तकबिल में कोई करेगा, ओके। तो उसके लिए हम विल का यूज करते हैं। जैसे मैं इस हफ्ते के आखिर में चिप्स पढ़ूंगा। आई विल रीड चिप्स दिस वीकेंड। आई विल रीड चिप्स दिस वीकेंड। क्या आप खामोश रहेंगे बराए मेहरबानी? विल यू बी क्वाइट प्लीज। विल यू बी क्वाइट प्लीज। वो तालीम हासिल करने के लिए मैनचेस्टर जाएगा। ही विल गो टू मैनचेस्टर टू स्टडी। ही विल गो टू मैनचेस्टर टू स्टडी। दोस्तों, वुड का यूज भी विल के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा वीक है। जब आप फ्यूचर के प्लान्स की बात कर रहे हो लेकिन प्लान्स थोड़े वीक हों, या फिर आपने किसी से बहुत ही अच्छे अल्फाज में रिक्वेस्ट करनी हो कुछ करने की, तो आप वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहां रुकेंगे। वुड यू माइंड स्टेइंग हियर। वुड यू माइंड स्टेइंग हियर। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे? ठीक है, तो इस तरह से आप वुड का यूज कर सकते हैं। आप वुड का यूज ऐसे भी कर सकते हैं, वुड यू लाइक, ठीक है। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। जवाब में आप कह सकते हैं आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी। आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी। मैं अंग्रेजी में आपकी मदद करूंगा। आई वुड हेल्प यू विद इंग्लिश। आपके पास कोई इंग्लिश सीखने की रिक्वेस्ट लेकर आया है और
अब आपका थोड़ा बहुत प्लान है, यानी पक्का प्लान नहीं है कि आप सिखाएंगे, तो आप वुड का यूज़ करते हुए आप कह सकते हैं आई वुड हेल्प यू विद इंग्लिश। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपकी मदद करूं? वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू? वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू? मस्ट, जब कोई काम लाजमी तौर पर करना है, लाजमी हो गया है, हर सूरत करना है, तो मस्ट का यूज़ करेंगे। कोई काम ऑब्लिगेटरी हो गया है यानी लाजमी हो गया है, तो आप मस्ट का यूज़ करते हुए बात कह सकते हैं आपको अपने वालिदैन के साथ छुट्टियों पर जाना चाहिए। यू मस्ट गो विद योर पेरेंट्स ऑन वेकेशन। मस्ट का दूसरा यूज़ काफ़ी हद तक पक्का अंदाज़ा लगाने के लिए है, जैसे किसी ने कभी छुट्टी नहीं की ऑफिस से, ओके, या स्कूल से, लेकिन इस बार उसकी छुट्टी हो गई है, तो कोई बंदा उसे जानता है बहुत अच्छी तरह से कि वो तो छुट्टी कर ही नहीं सकता, तो वहाँ पर एक बैठा बंदा पक्का अंदाज़ा लगा रहा है कि आज उसकी बस छूट गई होगी। He must have missed the bus today. He must have missed the bus today. या he must be sick today. He must be sick today. आपको मेरी मदद करनी चाहिए क्योंकि आप मेरे अच्छे दोस्त हैं। You must help me. You must help me as you are my good friend. Must do. ठीक है, यानी लाजमी करना चाहिए। जी दोस्तों, हमारी आज की लास्ट हेल्पिंग वर्ब होने वाली है ought to। ought to का यूज should की जगह ही होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस, जिसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ought to बेसिकली जो मॉरल ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके बारे में इंग्लिश में बात करने के लिए यूज होता है। जैसे आपको उसके मंसूबे के बारे में जानना चाहिए। You ought to know about his plan. उसे इस वक्त पढ़ रहे होना चाहिए। He ought to be studying at this time. He ought to be studying at this time. स्वीपर को कचरा उठाना चाहिए। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉरल ड्यूटीज वाले काम हैं, इनके लिए ought to का यूज सबसे ज़्यादा होता है, और ये स्पीकिंग में कम यूज होता है और रिटन इंग्लिश में ज़्यादा यूज होता है। Sweeper ought to take out the garbage. Sweeper ought to take out the garbage. जी दोस्तों, ये थे तमाम के तमाम हेल्पिंग वर्ब्स जिनको हमने प्रैक्टिस किया उनके सेंटेंसेस के साथ, उनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए और क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं ये भी सीखा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप कोई भी अहम वीडियो मिस ना करें। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।